दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड, जिसका टाइटल है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। और इस पेपर से जुड़ा हुआ आज हम पहला यूनिट डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। और आप सभी जानते हैं कि जो इकोलॉजी का ये टॉपिक है ये आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों के ही सेकंड पेपर में देखने को मिलेगा। तो एक तरह से ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमन है। इकोलॉजी चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का, दोनों के ही जो कंसेप्ट है वो कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जो इकोलॉजी शब्द है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड इकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाउस, और दूसरा है लॉजिया, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी कैसा स्टडी है? इकोलॉजी एक तरह से जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट में कैसा रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। द टर्म इकोलॉजी was first defined by German biologist अर्नेस्ट हैकेल in 1866। तो जो इकोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल। लेकिन इसे सबसे पहले यूज़ किसने किया था? इसको सबसे पहले यूज़ किया था रेटर ने। तो याद रखिएगा कि टर्म इकोलॉजी दिया था हैकेल ने और यूज़ किसने किया था? रेटर ने। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी की तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अब इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी क्यों बोला जाता है आगे हम वीडियो में जानेंगे। वहीं अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की तो रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। एक टर्म आता है इकोलॉजी में जिसे बायोकोनियोस कहते हैं, जिसे दिया था कार्ल मोबियस ने। वहीं एक वैज्ञानिक थे यूजीन पी ओडम, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बुक का नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है, यानी कि जो आधुनिक इकोलॉजी है उसका फादर ओडम को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में। तो इकोलॉजी की जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 1800 में हुई थी। वैसे तो स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गया था, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1800 से। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखा जाए तो इकोलॉजी से जुड़े हुई दो विचारधाराएं थी। एक तो था आर्केडियन इकोलॉजी और दूसरा था इम्पीरियल इकोलॉजी। तो अगर हम बात करें आर्केडियन इकोलॉजी की तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के लिए सरल विनम्र जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संपूर्ण संबंध था इसको बढ़ावा दिया गया, यानी कि विच प्रमोट ए सिंपल हम्बल लाइफ फॉर मैन एंड ए हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। जबकि अगर हम बात करें इम्पीरियल इकोलॉजी की तो इस विचारधारा के अनुसार ये कहा गया था कि जो मनुष्य है वो अपने लॉजिक और कठिन प्रयासों से प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, यानी कि जो मानव है नेचर पर अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो आर्केडियन इकोलॉजी है, मतलब कि अगर इसमें देखा जाए तो मानव अपने जो प्राकृतिक तरीके थे उनसे जुड़ा हुआ था। जैसे कि बहुत पहले के जो इंसान थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें इम्पीरियल इकोलॉजी की तो इसमें मानव ने क्या किया, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ की कि नेचर में चेंजेस करना प्रारंभ कर दिया। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के इकोलॉजी में। तो बाद में चलकर 18वीं सेंचुरी में ही एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने कहा था कि जो दोनों ऊपर के पॉइंट है, यानी कि दोनों जो इकोलॉजी आपने पढ़ा ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, यानी कि राइवल्स है। तो 1758 में जो कार्ल लिनियस थे इन्होंने स्टेबलाइज किया था साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी और ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसको देने का श्रेय जाता है कार्ल लिनियस को। तो लिनियस जो है एक तरह से साम्राज्यवाद के एक कट्टर समर्थक थे और एक तरह से देखा जाए तो जो इकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, उसे लाने वाले या इस डिसिप्लिन को स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग था वो लिनियस को ही जाता है।
वहीं अगर हम बात करें 19th सेंचुरीज़ की, तो 19th सेंचुरीज़ की स्टार्टिंग में यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पर योगास, आपने सुना होगा सिप के बारे में। तो चार्ल्स डार्विन, जैसे कि अगर बात करें तो 1859 में उन्होंने अपना जो यात्रा था स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें थी, जो एक्सपेरिमेंट थी, वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें क्या थी? डॉक्यूमेंट ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि एक तरह से जो रिसोर्सेज है उनके लिए एक डॉक्यूमेंट का काम कर रही थी। तो बात करते हैं हम 1804 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ पर, यानी कि पौधे के बहुत सारे स्पीसीज़ पर एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने प्लांट के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जियोलॉजिकल डेटा के आधार पर बताया। कहने का मतलब ये है कि किस एरिया में किस तरह के प्लांट पाए जा रहे हैं, किस एरिया में किस तरह के प्लांट होते हैं, तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन था वो एक तरह से सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। तो इन्होंने कई सारे पेपर्स रिलीज़ किए। ठीक है, तो इस कारण बहुत सारे स्कॉलर जो है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी मानते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, 1859। तो इनका एक जो थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसे कनेक्शन होता है, कैसे वो उसमें सर्वाइव करता है, ये डिस्कस करता है। तो ये जो डार्विन का कंसेप्ट था वो एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन से जुड़ा हुआ था, और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें लेट 19 सेंचुरीज़ की, तो इसी समय अर्नेस्ट हेकल द्वारा 1869 में टर्म इकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। इकोलॉजी हैज़ सिंस इवॉल्व इनटू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग। वहीं 1875 में एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड सियस, इन्होंने टर्म दिया था बायोस्फीयर। तो ग्रीक में बायोस का मतलब होता है लाइफ, और स्फीयर का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग किस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है, अफेक्टेड होता है। अब बात करते हैं हम 20th सेंचुरीज़ की। तो अर्लियर जो 20th सेंचुरीज़ है, यानी कि लगभग हम 1920 की बात करें, तो उस समय तक जो ह्यूमन इकोलॉजी है वो एक तरह से जन्म ले लिया था। 1926 में एक वैज्ञानिक आते हैं वाल्डिमियर वर्डेस्की, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द बायोस्फीयर, जिसमें उन्होंने बताया था वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। तो इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनका कैसा रिलेशनशिप है, कैसा इंटरेक्शन है अपने इन्वायरमेंट में, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे जियोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, या फिर एटमॉस्फियर हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक थे आर्थर टेंसले, जिसे हम एजी टेंसले के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1935 में एक टर्म दिया था इकोसिस्टम। तो याद रखिएगा, टर्म इकोसिस्टम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एजी टेंसले थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट 20th सेंचुरीज़ की। तो 1971 में आप सभी ने यूनेस्को के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसी समय स्टार्ट हुआ था MAB, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर स्टडी प्रोग्राम। तो इसका मेन पर्पस था कि मानव का नेचर के प्रति कैसा इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक तरह से एक ये कंजर्वेशन बायोलॉजी था, यानी कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए। ठीक, तो ये सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और एक तरह से कंजर्वेशन बायोलॉजी, जो एक तरह से इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट था, वो 1978 में स्टार्ट हुआ था। तो इकोलॉजिकल अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि इकोलॉजिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए थे उनके बारे में आपको बता दिया है, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, और ये सभी टॉपिक आप अपने आप में इनफ है। ठीक है,
तो आज का ये वीडियो जो है इसी के साथ ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।